हेलो एवरीवन। सो ऑफिशियली अगर मैं बोलूं, दिस इज माय फर्स्ट क्रैश कोर्स वीडियो एंड पहले भी क्लास 12 के टॉपिक्स का मैं वीडियोस दिया हूं, बट 12 के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा टारगेट था वो। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स क्रैश कोर्स वीडियोस बनाऊंगा मैं, और मैं चाहूंगा, क्योंकि देखो एग्जाम्स 26th एंड 26th ऑफ जुलाई एंड 18th से जेई स्टार्ट होगा, तो मैं चाहूंगा कि जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करूं। एंड जो पहला चैप्टर मैं सब स्टूडेंट से बात करके, आप लोगों से बात करके, तो चैप्टर हम लोगों ने डिसाइड किया हो गया ऑप्टिक्स, है ना। तो ऑप्टिक्स को हम लोगों को पता है कि रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूंगा वे ऑप्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जेई के लिए एज वेल एज नीट के लिए। वे ऑप्टिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं वहां से भी, ठीक है ना। वे ऑप्टिक्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट उसको थोरोली एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा, सिंस इट इज अ क्रैश कोर्स। थोरोली बहुत ज्यादा सब कुछ एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, डिराइवेशंस में नहीं जाऊंगा। ऑब्वियसली अगर क्लास 12 का क्लासेस होता मैं डिराइवेशन में जाता, यहां पे डिराइवेशन नहीं जाऊंगा, बट एप्लीकेशन कैसे करना है, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है, ये सब हम लोग देखेंगे अच्छी तरह इन क्रैश कोर्स, बिकॉज टाइम शॉर्ट है, बट अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चंस किस तरह बनना आएगा। देखो देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एडवांस लेवल का तैयारी कराऊंगा इस वीडियो से, बट मैं इस वीडियो से तुम लोगों का क्वालिफाई कराना है जेई मेंस में, नीट में, इस हिसाब से मैं वीडियोस दूंगा, ठीक है ना। चलो रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में भी हम लोग जो पार्ट पढ़ेंगे वो है रे ऑप्टिक्स। एंड रे ऑप्टिक्स में क्या क्या चीज है अच्छी तरह देखोगे तो सबसे पहले है प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर, फिर आएगा स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। मिरर का कहानी खत्म, ये दोनों पढ़ेंगे हम लोग, प्लेन मिरर स्फेरिकल मिरर। फिर आ जाएगा ये दोनों पार्ट होगा रिफ्लेक्शन का, किसका, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है। एंड फिर आ जाएगा मीडियम जहां पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, तो प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन। फिर आएगा कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन, कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन। और कर्व सरफेस का रिफ्लेक्शन से ही अगर दो कर्व सरफेस या फिर एक कर्व सरफेस और एक प्लेन सरफेस कुछ भी हो, अगर ज्वाइन कर तो मुझे मिलेगा लेंस, ठीक। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, लेंस के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो है ही, लेंस में सब आ जाएगा, लेंस के बाद जब कर रहा हूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस भी वहीं पे आ जाएगा। सब चीज का कॉम्बिनेशन होगा, मिरर और प्लेन सरफेस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कर्व सरफेस और मिरर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्लेन मिरर का प्लेन सरफेस के साथ कॉम्बिनेशन कंबाइन करके क्वेश्चन दे सकता है, एंट्रेंस में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया लेंस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रिज्म, प्रिज्म भी देखेंगे हम लोग, ठीक। ये सब चीजें हैं जो अच्छी तरह पढ़ना है हम लोगों को। हाँ, इसके बीच में हम लोग क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो सब भी है, वो तो है ही, वो सब मैं नहीं जा रहा हूं, ब्रॉड सेंस में ये सब हेडिंग्स है जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो प्लेन मिरर, बेसिक बहुत बेसिक आज का क्लास है, आज का जो टॉपिक है काफी बेसिक है। हम लोग प्लेन मिरर से स्टार्ट कर रहे हैं, बट जैसे कि हम लोगों ने बताया कि ये तैयारी है किसके लिए, एंट्रेंस के लिए, टाइम कम है, तो हमें क्या चाहिए, मोर एंड मोर क्वेश्चंस करना जरूरी है हमारे लिए, इज दैट क्लियर। तो अगर प्लेन मिरर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमको एक चीज तो पता है, क्या पता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबको पता है, तो मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो सब लिखने की जरूरत मैं नहीं लिखने वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो हम लोग डिस्कस, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीजें मैं देखता हूं क्या तुम लोग को आता है। जैसे कि ये एक मिरर है, ठीक, और ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लेन मिरर है, तो इसके बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगा उतने ही डिस्टेंस पे। कोई शक है इस बात पे, किसी को शक होना नहीं चाहिए, हाँ या ना। माइंड इट, द डिस्टेंस दैट I am taking, it has to be a perpendicular distance
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? मिरर से। मिरर का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा उसका बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। ऑब्जेक्ट इमेज, क्लियर है। और ये बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होता है, प्लेन मिरर में जितना इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर, तो ये इमेज क्या है? वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल। वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर ऐसा रख दूं, ऐसा रख दूं, ऐसा मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां रख दूं, क्या इसका इमेज फॉर्म होगा? पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि इसका इमेज फॉर्म होगा या नहीं होगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, होगा तो कहां होगा? क्या ऐसा होगा? मान लो ये r डिस्टेंस है, उससे r डिस्टेंस पे यहां पे इमेज, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ये गलत है, ये रॉन्ग है। हमें ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं अभी भी बताया क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिरर को एक्सटेंड कर दो, मिरर को एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला तो रॉन्ग है, गलत है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी अगर है तो उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। क्वेश्चन ये है, क्या अगर ये आदमी है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मिरर यहां पे है इतने हाइट पे, ठीक है ना, और ये ऐसे ही मैंने डॉटेड लाइन दिया है, अगर ये आदमी है, किस इस आदमी को खुद का इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? एक तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा हो, मिरर से नीचे हो, इमेज फॉर्म होगा या नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा मिरर अगर सामने है, ठीक। अगर इमेज फॉर्म होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तो कहां होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। मान लो मिरर एक्सटेंडेड है तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। थर्ड क्वेश्चन ये है, अगर ऐसा है और ये एक इंसान है और ये इंसान देख रहा है, इस इंसान का इमेज फॉर्म हुआ, तो इस इंसान को अपना इमेज, खुद का इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा? खुद का इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा? ठीक। जस्ट अ मिनट, मेरे को एक बार चेक करना है कि मैंने फ्लाइट मोड में डाला है क्या नहीं मेरे मोबाइल को। जस्ट अ मिनट। ओके, इट इज इन फ्लाइट मोड, नो प्रॉब्लम। ठीक, होगा। बट क्या इस इमेज को किसको दिखाई देगा, ये डिपेंड करता है फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर। किसके ऊपर? फील्ड ऑफ व्यू। देखो हम लोग क्रैश कोर्स में हैं तो थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं। फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कैसे करते हैं, मतलब देखो ये मिरर है, थोड़ा सा अच्छी तरह ड्रॉ करता हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरा डायग्राम्स उतने अच्छे नहीं होते हैं, थोड़ा सा यू हैव टू मेरे साथ। अरे यार ऊपर तक आ रहा है ना? यस, आ रहा है। हाँ, इधर इधर देखो, एक रे, इस ऑब्जेक्ट से रे कहां जाएगा? कहां जाएगा? हर जगह जाएगा यार, ऐसे चारों तरफ, सब तरफ जाएगा ये, ठीक। अब यहां से रे ऐसे गया है ना, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज दिस इज द बॉटम पॉइंट। इसके नीचे मिरर नहीं है तो बॉटम पॉइंट है, और ये कहां से आता हुआ लगेगा? यहां से। तो ये ऐसे चलो गया है ना, गया या नहीं गया? अच्छा, ठीक। फिर एक बॉटम पॉइंट पे लिया, एक टॉप पॉइंट पे लेंगे। कौन से पॉइंट पे लेंगे? टॉप पॉइंट पे। और ये भी कहां से आता हुआ लगेगा? इस इमेज से ही आता हुआ लगेगा। चलो अगर मैं बोलूं दिस, यहां पे अगर कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन यहां पे खड़ा है, या फिर आंख है किसी का, है ना, तो उसको इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा, इस पर्सन का इमेज दिखेगा। बट इस आदमी को, अगर ये आदमी है तो उसको खुद का इमेज नहीं दिखेगा। तो हम लोग को ये पता चला इससे ये कि अगर ऑब्जेक्ट है, मिरर है, तो इमेज होगा। इमेज होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा। सेकंड बात, तो इसको ये इमेज किसको दिखाई देगा, ये डिपेंड करेगा फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर। फील्ड ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस में देखूंगा अभी, है ना। चलो ये छोटा छोटा चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं,
ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो चीज है ये है कि फील्ड ऑफ व्यू रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। फील्ड ऑफ व्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चंस बनता है। जेईई मेंस में आने लायक, एडवांस में आने लायक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन में मान लो एक मिरर है और ये 1 मीटर लेंथ है इस मिरर का। मिरर का लेंथ कितना है? 1 मीटर इज द लेंथ। ठीक, और नीचे थोड़ा कर दूं, ये मिरर है और 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ दिस मिरर, और उससे 1 मीटर नीचे, मतलब ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर इस मिरर को रखा गया है। ये भी 1 मीटर है, मतलब ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर इस मिरर को रखा गया है। ठीक है ना? ठीक, एक ऑब्जेक्ट इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस? 2 मीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। वेरी गुड। अच्छा, और उससे 2 मीटर डिस्टेंस पे, उससे 2 मीटर डिस्टेंस पे एक पाथ है, स्ट्रेट पाथ लाइक दिस, एक पाथ। वेरी गुड। कितना डिस्टेंस पे? यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पे एक पाथ है। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर इस पाथ पे एक ऑब्जर्वर चलता है तो कितने डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस तक इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस ऑब्जर्वर को दिखेगा। एक ऑब्जर्वर है मान लो, वो जो कि यहां से यहां चलेगा, तो वो जब चलेगा इसका इमेज देखने को मिलेगा। ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो दिख ही रहा है ऑल द टाइम, बस इसका इमेज आईने में दिखेगा उसको। तो कितना डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस तक इसका इमेज दिखेगा? पहला बात, मतलब इमेज देखने के लिए मैं पहले बता चुका हूं क्या चाहिए? फील्ड ऑफ व्यू। क्या चाहिए? फील्ड ऑफ व्यू। तो मैं अगर ड्रॉ करता हूं तो पहले तो ये पता कि 2 मीटर डिस्टेंस में अगर ऑब्जेक्ट है, इससे 2 मीटर डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा। ये हो गया इमेज, इसका मैं नीचे ड्रॉ करता हूं आई। ठीक, इसका भी ऑब्जेक्ट को नीचे ड्रॉ करता हूं, इमेज ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मुझे अगर डिस्टेंस वगैरह जो भी चाहिए, मुझे अगर देखना है तो फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। तो क्या करता हूं मैं, ये ड्रॉ करता हूं ऐसे, सबसे बॉटम पॉइंट लूंगा और ये यहां से आता हुआ लगेगा और ये ऐसे गया। ऊपर वाला लूंगा, ये भी यहां से आता हुआ लगेगा और ये ऐसे गया। अच्छा, जब आदमी यहां से यहां चलेगा, है ना, ये जो पाथ है ये उसका फील्ड ऑफ व्यू बताएगा, बिकॉज दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू, दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू, है ना। जब आदमी यहां पे पहुंच जाएगा तो इसका इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा उसको, और जब यहां पे पहुंचेगा दैट इज द लास्ट पॉइंट जहां पे उसको इमेज दिखेगा, उसके बाद वो नहीं दिखेगा, बिकॉज एनी अदर, इससे ऊपर वाला रे लूंगा तो ये रिफ्लेक्ट होने का जगह ही नहीं है। उसके बीच वाला लूंगा, मान लो ऐसा कुछ ले भी लिया, तो ये कहां आएगा? इसके बीच में ही आएगा कहीं पे। तो इसलिए हम लोग एक बॉटम लेते हैं, एक एक्सट्रीम लेते हैं, ताकि बॉटम और एक्सट्रीम के बीच में ही फील्ड ऑफ व्यू होता है। अब क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये डिस्टेंस कितना होगा ये मुझे चाहिए। पहले तो ये मार्क कर लेता हूं, पहले यहां से लेके यहां तक y1, और ये वाला निकालना है हमें, और ये वाला y2। अगर मुझे चाहिए तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का बात कर रहा है वो डिस्टेंस होगा y1 माइनस y2, होगा या नहीं? ये y1 माइनस y2 अगर करता हूं तो मुझे वो डिस्टेंस मिल जाएगा जिस डिस्टेंस के लिए उसको इमेज दिखेगा। क्लियर? चलो, तो पहले देखो, इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, बीच का है, हटाओ इसको। अच्छा, तो पहले देखो ये वाला एक थीटा लेता हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये एक ट्रायंगल है,
पूरा ज्योमेट्री और कुछ नहीं। ये एक ट्रायंगल देखो, ये है ना। और देखो उसी एंगल को सबटेंड करते हुए बड़ा वाला ट्रायंगल वही एंगल सबटेंड करता है ये छोटा वाला ट्रायंगल। दोनों के लिए एंगल तो सेम है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए, ये y2 बाय 2 प्लस 2 प्लस 2 6। हाँ या ना, y2 बाय 6, वेरी गुड। अगेन मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 1/2। अरे हो गया, दोनों एंगल सेम है तो y2 बाय 6 1/2, y2 इज इक्वल टू 3 मीटर मिल गया मुझे। y2 इज इक्वल टू कितना, 3 मीटर, वेरी गुड। चलो वेरी गुड। व्हाट अबाउट, अभी बड़ा वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ट्रायंगल, हाँ या ना, ठीक। तो फिर से ये ले लेता हूं एंगल थीटा डैश, तो ये हो जाएगा tan थीटा डैश इक्वल टू y1 बाई 6 एंड tan थीटा डैश इक्वल टू, अब ये वाला लो, तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, 2/2 मतलब 2/2 मतलब 1, मतलब 1 इज इक्वल टू y1 बाई 6, तो y1 इक्वल टू 6, y1 इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू 3। मुझे चाहिए था क्या, y1 माइनस y2, जो कि मिलेगा मुझे 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 मीटर। मतलब कितने डिस्टेंस तक ऑब्जर्वर को दिखेगा, 3 मीटर डिस्टेंस तक ऑब्जर्वर को ये इमेज दिखेगा। ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभार ऐसा ही बोल देगा कि कितने टाइम तक उसको दिखेगा, और क्या कर देगा जानते हो, ऑब्जर्वर का दे देगा, ऑब्जर्वर का स्पीड दे देगा, बोलेगा ऑब्जर्वर का स्पीड है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्वर का स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम तक दिखेगा, डिस्टेंस पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और मुझे चाहिए क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 3 मीटर और स्पीड कितना है 2, तो कितना टाइम 3/2 मतलब 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड तक उसको दिखेगा। ऐसा टाइम भी दे सकता है, सिर्फ डिस्टेंस देगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या समझ में आया, इसको समझ में आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्रैश कोर्स के लिए हम लोग काफी क्वेश्चंस और डिस्कस करना होगा, ठीक। अच्छा अब देखो कुछ चीजें हैं जो छोटे छोटे चीजें हैं, हाँ और क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे चीजें, ज्यादा छोटे छोटे चीज में नहीं जाना चाहता। एक क्वेश्चन और बनता है, वो होता है कि अपना खुद का इमेज को देखने के लिए हमें कितना लेंथ ऑफ मिरर चाहिए। ये ऐसा कुछ भी खास क्वेश्चन है नहीं, अगर मैं चाहूं अगर 12 को पढ़ाऊंगा तो मैं इसको लेकर कम से कम आधा घंटे का डिस्कशन दूंगा, बट हालांकि मैं क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूं तो मैं आधा घंटे का डिस्कशन को आधा मिनट में खत्म करना चाहता हूं। मान लो ये एक इंसान है या फिर ऑब्जेक्ट है, और इस इंसान के आगे ये मिरर है, ठीक, और इंसान का जो हाइट है वो मान लेते हैं h है, ठीक, और मान लेते हैं कि इसका आंख जो है यहां है, आंख जो है यहां है, दोनों दिखाऊंगा मैं, आंख ऊपर आंख नीचे होने से क्या फायदा, मतलब मुंडी के ऊपर आंख, किसके ऊपर आंख, यहां यहां आंख है, हालांकि होता नहीं, थोड़ा सा नीचे होता है। चलो वही वाला देख लेते हैं पहले, ये वाला, ठीक। अब देखो पहला, ये अगर आंख है उसके आंख में सब रे आना चाहिए, आ चाहिए ना। मैं आईने में देख रहा हूं, ये आईना है, मैं इधर खड़ा हूं, तो मेरा पैर को मुझे देखना चाहिए, तो पैर से जो रे जाएगा वो आके मेरे आंख में गिरना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो ऐसे ये जो पैर, उसका पैर है, पैर से ऐसे रे जाता हुआ, अच्छा पहले इमेज तो ड्रॉ कर लूं, इमेज अगर ड्रॉ कर देता हूं ऐसा तो आसान होगा, मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि ये ऐसा
हाँ, उसके ऊपर घुटना से होगा तो भी आंख में ही आना है मेरे को, है ना। इसके ऊपर अगर होगा तो ऐसा कुछ होगा। मान लो इसके ऊपर अगर होता है, ये वाला पोर्शन देखना है उसको, है ना, ऐसे ही आना है। ठीक। अच्छा, मेरा आंख को देखना है अगर, तो ये ऐसे जाएगा। अरे जो नॉर्मली जाता है तो नॉर्मली आ जाता है यहाँ, हाँ या ना यार, डाउट है क्या? नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, अब तो उसके नीचे तो कुछ नहीं, मुझे तो ये वाला पोर्शन नहीं देखना है। और समझ में आया? ये वाला पोर्शन, अगर ये वाला, ये लैंड मतलब फ्लोर अगर मेरे को देखना है तो ठीक है, ये नीचे वाला मिरर चाहिए। अगर मुझे फ्लोर नहीं देखना है यार, मेरे को फ्लोर नहीं देखना है, मेरे को तो सिर्फ यहां तक मेरा पैर दिख जाए, खत्म। फ्लोर से क्या मतलब है मेरे को, नहीं है ना। तो देखो उसके नीचे तो और कुछ है नहीं, मतलब ये जो पोर्शन ऑफ लेंथ है इसका कोई काम ही नहीं है, ऊपर वाला तो है ही नहीं, छोड़ो। मतलब इतना सा ही मिरर यूज हो रहा है, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? मैं डायग्राम फिर से थोड़ा क्लैरिटी के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। है ना, अब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मगर ये थीटा तो ये भी थीटा, टोटल हाइट h था, हाँ, और मुझे मिरर चाहिए सिर्फ इतना पोर्शन का, बिकॉज ये पोर्शन बेकार है मेरे लिए। अगर ये टोटल, ये जो 2 थीटा है पूरा एज को सबटेंड किया है, ठीक, मगर इतना सा पोर्शन मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ इतना पोर्शन को ही चाहिए। इतना पोर्शन चाहिए तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, है या नहीं। और तुम देखो ये थीटा, ये भी थीटा, दोनों थीटा, तो दोनों सेम लेंथ सबटेंड करेंगे। तो सिंपल बात है, अगर ये टोटल अगर h है तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, h/2 में। इतना तो तुम लोगों को आता ही है, 12 पढ़ चुके हो, h/2। क्या ये हर केस में वैलिड है? हर केस में वैलिड है। व्हाट अबाउट आंख नीचे, व्हाट अबाउट आंख नीचे, मतलब ये हुआ और आंख यहां पे है, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके दिखा देता हूं एक एग्जांपल लेके, चलो। मान लो ये 100 सेंटीमीटर इसका हाइट है, मान लो 100 सेंटीमीटर, और इसका आंख जो है 20 सेंटीमीटर नीचे है। कितना है? 20 सेंटीमीटर नीचे है उसका आंख, ठीक। तो 20 सेंटीमीटर नीचे अगर उसका आंख है, ठीक, तो तुम देखो, एक तो उसका, ठीक है, ये रे ऐसे जाएगा, यहां आंख में जाके गिरेगा, यहां से आता हुआ लगेगा, और ये ऊपर का जो पोर्शन है तुम देखो, इसको भी ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ठीक, आगे। अब तुम देखो, ये 20 मतलब ये 80, और ये थीटा, तो ये वाला पोर्शन तो यूज नहीं हो रहा है मिरर का, मतलब ये वाला हो गया 40। इतना पोर्शन चाहिए मेरे को। क्या सिर्फ मुझे इतना पोर्शन चाहिए या फिर ये भी चाहिए? ये भी तो चाहिए मेरे को, बिकॉज, हाँ यार, है ना, यहां से जो आएगा ये वाला ये है ना, इसका हाफ तक ये भी चाहिए मेरे को, ठीक। मतलब 20 का हाफ मतलब ये 10, है ना, क्लियर। अगर ये 10 चाहिए और ये 40, मतलब कितना हो गया, 40 प्लस 10 50। फिर से बता रहा हूं, ये टोटल 80 है, उसका हाफ कितना है 40, ये चाहिए मेरे को। और ऊपर का जितना भी आएगा इसके 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 अंदर ही आएगा, ऊपर का जितना पोर्शन का जो रे आएगा इसके अंदर ही आएगा, इसमें आएगा, मतलब ये भी लेंथ मेरे को चाहिए,
ये तो आई लेवल है, ये आई लेवल है, ये सर है, सर से ऐसे जाएगा ऐसे आएगा आंख में, इसका भी जाएगा ऐसे आएगा आंख में। तो इतने पोर्शन का जितना भी रे आएगा यहां तक आएगा, तो ये भी पोर्शन चाहिए। अगर ये टोटल 20 है, इसका हाफ 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 40 मिलके 50 हो गया। टोटल हाइट कितना था इसका 100, और आई भी क्या हो रहा है ये 50, मतलब आई भी h/2 है। मतलब आई लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आई लेवल नीचे हो कहीं पे भी हो, अगर हाइट ऑफ दिस पर्सन इज h, तो मिरर कितना चाहिए h/2। अच्छा, पर एक क्वेश्चन और होता है कि जैसे कि इसको कितना ऊपर रखना है, मिरर को रखना है h/2 ऊपर, ठीक। बट इसके केस में देखो ये h/2 ये 50 है क्या, नहीं 40। यहां पे ग्राउंड से कितने हाइट पे मिरर को रखना है ये चेंज होगा अगर आई लेवल चेंज होता है तो आई लेवल का जो, अगर आई लेवल ये 20 है तो ये 80 का हाफ ले लेना, इतना ऊपर रखना है, बस खत्म। समझ में आया कि मिरर को कितना ऊपर रखना है ग्राउंड से, ये ग्राउंड से लेकर आई लेवल तक जितना लेंथ है उसका हाफ ले लेना, उसका उतना ऊपर तक उसको रखना है, बस खत्म। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यही ज्यादा कुछ खास है नहीं, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं दिखाऊंगा, ठीक। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं क्रैश कोर्स के बच्चों को कि मैं तो एक तो ये वीडियो अपलोड तो होगा ही, तुम लोगों को पता, मैं जब देखोगे एक वीडियो और जो क्लास 12 का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो भी साइड बाय साइड तुम लोग पढ़ते जाओ, करते जाओ, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा आज रात को ही एक न्यूमेरिकल सेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं, मतलब मैं 10-10 क्वेश्चंस करूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का करूंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स रिलेटेड एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स रिलेटेड 10 क्वेश्चंस करूंगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स रिलेटेड 10 क्वेश्चन करूंगा, उसमें से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा, 6 क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल, जेईई मेंस से थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चंस होगा, और जो 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और नीट हो सकते हैं, एम्स हो सकता है, जेईई हो सकता है, एडवांस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। बट टॉपिक वाइज करूंगा, ज्यादा मैं बड़ा टॉपिक नहीं लूंगा, छोटा छोटा करके। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स लेके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हर कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल, मतलब मान लो चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक चार्ज का, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बहुत सारा वेरिएंट है, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज का, मैं डिस्क्रीट चार्ज का अभी तक प्रॉब्लम्स दूंगा आज, फिर दूंगा कंटिन्यूअस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, फोर्स हो रहा है, वो सब का दूंगा कंटिन्यूअस चार्ज का, फिर दूंगा डाइपोल की वजह से जो क्वेश्चंस, ऐसे करके कम से कम इलेक्ट्रिक चार्जेस का शायद 10-10 करके 100 क्वेश्चन डिस्कस होगा मेरा, ठीक। मैं तो इतना नहीं चाहता 100 क्वेश्चन में ही डिस्कस कर दूं, मगर पता नहीं अगर कितना कर सकूं मैं, तो दिस इज वो वीडियोस देखना है तुमको अच्छी तरह, ठीक है ना, तभी जाके फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। अच्छा, एक चीज और, 2 मिरर है, 2 मिरर, ये सब कर चुके हो पहले भी, तो फिर बताता जा रहा हूं, सुनते जाओ। 2 मिरर है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट अगर रख दिया हमें तो कितना इमेजेस फॉर्म होगा, इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होगा, ये सबको पता है कि इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होता जाएगा। मान लो ये सेंटीमीटर मैंने 10 लिया और ये डिस्टेंस मैंने 20 सेंटीमीटर लिया, ठीक। इसको m1 दिया, इसको m2 दिया। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, पर क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि मिरर 2 से मिरर 2 का थर्ड वाला इमेज, बिकॉज इनफाइनाइट इमेज हो सकता है, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कुछ भी, मिरर 2 का थर्ड इमेज मिरर 2 से कितना डिस्टेंस पे है पूछ सकता है। तो उसके लिए अगर मैं देखूं, इमेजेस तो ऐसे बना सकता हूं, इमेजेस तो ऐसा बना सकता हूं, देखो ये 10 सेंटीमीटर, अच्छी तरह अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक। इमेजेस तो बना सकता हूं, देखो मैं बना के दिखाता हूं, बट हम लोग इस प्रोसीजर में नहीं जाएंगे, हम लोग मैथमेटिकल ट्रिक देखेंगे। तो एक तो पहले इसका m1 का फर्स्ट इमेज, अगर ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसका फर्स्ट इमेज होगा, इसका 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसका फर्स्ट इमेज होगा, ठीक। अब ये जो इमेज m1 का है, that will act as an object for m2,
तो ये कितना हो गया 30 प्लस 10, ये 10 है तो 10 है ना, ठीक। तो ये बीच में 30 प्लस 10, तो यहां से इसका डिस्टेंस हो गया क्या 30 प्लस 10 40, तो ये भी इससे, बिकॉज दिस इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन, इमेज ऑफ M1 will act as an object for M2, अब इमेज फॉर M2 will act as an object for M1, ऐसे ही याद रखना है, ठीक। तो ये 30 प्लस 10 40, तो इससे 40 डिस्टेंस पे ये तो 20 हुआ और 20 ले लो, तो ये सेकेंड इमेज फॉर्म हुआ M2 का, ठीक। सिमिलरली दिस विल एक्ट एज एन, M2 का इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M1, तो ये क्या हो गया देखो, इससे 30 प्लस 20 50, तो इधर ये अगर 50 हुआ तो इधर से 50 होगा, कहां से, इससे 50 होगा, ये 10 है तो और 40 लग जाएगा, ये सेकेंड इमेज ये 50 हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली दिस, इसका ये देखो 50 प्लस 30 80, तो इधर में थर्ड इमेज जो इसके लिए फॉर्म होगा ये 30 जो कि 80 सेंटीमीटर पे है, ठीक। ऐसा करते हुए इमेज जाएगा, वो सेकेंड वाला इसे ये कितना डिस्टेंस पे है 40 प्लस 70, तो इधर आ जाएगा 70, ठीक है ना। ऐसा चलता जाएगा, मतलब ऐसे हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग कैसे देखेंगे, सिंपल सा ट्रिक है, M1 M2, ठीक। M1 का फर्स्ट इमेज कितना डिस्टेंस पे 10, M2 का फर्स्ट इमेज कितना डिस्टेंस पे 20, ठीक। अब M2 का सेकेंड इमेज, दोनों मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है 30, तो 10 प्लस 30 कितना होता है 40, 20 प्लस 30 कितना होता है 50, 30 कितना होता है 80, ये कितना होगा 70, कितना होगा 100, कितना होगा 110, 30 140 130, और भी होता जाएगा इनफाइनाइट, तो मैं कोई भी डिस्टेंस कैसे भी कभी भी किसी भी तरह निकाल सकता हूं, बात समझ में आया, ठीक ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब सिंपल सा ट्रिक है, पॉज करना वीडियो को और उतार लेना, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं सब में। अब देखो, अगर दो मिरर इंक्लाइन है, अगर दो मिरर इंक्लाइन है विथ सर्टेन एंगल थीटा, सर्टेन एंगल थीटा, और उसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में कहीं पे भी, बीच में मतलब ये जरूरी नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर पे हो, इन बिटवीन दिस टू मिरर एक इमेज है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होगा, ठीक। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूलाज है, ध्यान दो, मैं जो फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूं ध्यान दो, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है इन दोनों के बीच में है और एंगल थीटा है, तो पहले तो एक चीज देख लो कि 360 क्यों लिया, ये भी देख लो। चलो मान लेता हूं ये थीटा जो है, ये टोटल थीटा 30 मान लेता हूं, टोटल थीटा कितना 30, और ये मान लेता हूं 10, और ये मान लेता हूं 20, ठीक। तो इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक मिरर है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ऐसा इमेज फॉर्म हुआ एक, वेरी गुड, जो कि अनदर एंगल 10 ही बनाएगा इससे, ये अगर इससे 10 है तो इससे ये 10 होगा, ठीक। ये इमेज ऐसा ऐसा ही बनाएगा, अगर ये 20 तो ये भी 20, थोड़ा ऊपर दे देता हूं, ठीक। फिर इससे देखो, दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ M1, दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ M2, इमेज ऑफ M1 will act as an object for M2, तो ये फिर से यहां पे इमेज फॉर्म करेगा, ये अगर तुम देखोगे जितने भी इमेज फॉर्म होगा ना, एक सर्कल पे फॉर्म होगा, और एक सर्कल पे कितने एंगल होता है, टोटल एंगल इन सर्कल 360 डिग्री, और इसको ये जो 30 डिग्री है इसको मैं थीटा बोल रहा हूं, तो मैं जनरल अगर मैं देखूं, यहाँ पे 30 डिग्री लिया है, 30 डिग्री नहीं लेके अगर थीटा लेता हूं, तो पहले तो ये चीज लिखता हूं कि n is equal to 360 by थीटा,
n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। अब इफ n इज इवन, मतलब जैसे कि यहां पे 30 लिया था, 30 लिया था तो 360 डिवाइड बाय 30 तो हो जाएगा 12। इफ n इज इवन, 12 इज एन इवन, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n माइनस 1, मतलब 12 माइनस 1 11। कितना इमेज फॉर्म होगा? 11। इनफाइनाइट इमेज नहीं फॉर्म होगा पहले वाले केस की तरह। पहले वाला केस जो पैरेलल था उसमें इनफाइनाइट इमेज फॉर्म हुआ था। ठीक, अब पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ n इज ऑड, तो उसमें भी दो कंडीशन है। ऑब्जेक्ट एट एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब जैसे कि यहां पे, जैसे कि यहां पे 30 था और अगर ये बीच में होता, मतलब 15 पे, यहां से 15 यहां पे 15, तब नंबर ऑफ इमेजेस वही होता n माइनस 1। ऑब्जेक्ट नॉट एट एंगल बाइसेक्टर, नंबर ऑफ इमेजेस n। व्हाट अबाउट फ्रैक्शन? अगर फ्रैक्शन हुआ तो नेक्स्ट, इफ फ्रैक्शन, इफ फ्रैक्शन, थर्ड केस यहां पे लिख रहा हूं, इफ n is fraction, अच्छा लग रहा है यहां पे लिखता हूं, if n is fraction then क्या हो जाएगा? then the number of images will be the next greater integer of n minus 1। n minus 1 का n minus 1 करने के बाद जो नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर होगा वही होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया, ये तो तीन केसेस में हो गया। कभी कभार और भी आसान होता है, फ्रैक्शन छोड़ के भी आसान कुछ ऐसा होता है जैसे कि m1 m2, और हम लोगों ने अभी अभी देखा ये m1 m2 था और ये 10 था 20 था, तो m1 का पहला इमेज हुआ था 10 पे, दूसरा इमेज m2 का पहला इमेज हुआ था 20 पे, हुआ था ना? ठीक, तो m और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 है, तो यहाँ पे m2 में नेक्स्ट इमेज आएगा 40, ये क्या आएगा? 50, 80, 70, 100, 110, 140, 130, 160, 170। अरे हाँ, काउंट द नंबर ऑफ इमेजेस। वाई यहां पे रुक गया हम लोग? यहां पे रुकने का कारण ये है कि यहां पे 180 मतलब ओवरऑल एंगल कितना है सर्कल का? सर्कल में फॉर्म होगा ना 360, तो एक साइड 180 से ज्यादा नहीं हो सकता और एक साइड 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखो नेक्स्ट अगर 30 ऐड करता हूं तो 200 हो जाएगा, इसमें 30 ऐड करता हूं तो 190 हो जाएगा, जो कि 180 से ज्यादा है, तो हम लोग नहीं कर सकते। अब नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बट मेरा आंसर अगर मैं देखूं 360 डिवाइडेड बाय 30 12 आता है, जो कि n-1 होना चाहिए बिकॉज इवन है, तो 11 इमेजेस, बट यहाँ पे 12 दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 12। तो डायरेक्ट आंसर मत बोलना, पहले चेक करना। क्या चेक करना है? इन तीनों को ऐड करके
लास्ट दो एंगल एंड द एंगल बिटवीन द मिरर, इन तीनों को ऐड करके 170 प्लस 30 200, 200 प्लस 160 360, अगर इन तीनों को ऐड करके अगर 360 हो रहा है, then one of the image is coinciding, then one of the image is coinciding. अगर एक इमेज कोइंसाइड कर रहा है तो हमें दिखेगा कितना इमेज रे, हमें दिखेगा 11 इमेज, है ना. नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 11. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो अच्छा, अब चीज देखो, एक प्लेन मिरर का सब चीज में हेडिंग नहीं दे रहा हूं, हेडिंग नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज छोटा छोटा चीजें हैं, प्लेन मिरर खत्म करना चाहता हूं. नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर जाऊंगा, रिफ्लेक्शन जाऊंगा. ठीक, स्फेरिकल मिरर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज स्फेरिकल मिरर काफी करे हो तुम लोग, प्लेन मिरर इतना नहीं किया होगा, मगर स्फेरिकल मिरर काफी किए हो क्लास 10 में. ठीक, तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, प्रॉब्लम्स कराऊंगा, फिर चला जाऊंगा रिफ्लेक्शन में. ठीक, आगे देखो. अब सोचो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, मैं वेलोसिटी लेके डील कर रहा हूं, ध्यान दो. यहां एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक डिस्टेंस है d, तो इसका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा. अगर ऑब्जेक्ट आगे आता है तो इमेज भी आगे आएगा. ऑब्जेक्ट जितना स्पीड से आगे आएगा इमेज भी उतना स्पीड से आएगा, प्रोवाइडेड मिरर में कोई मिरर रेस्ट पे है, प्रोवाइडेड मिरर इज एट रेस्ट. पता ही है कि अगर मिरर रेस्ट पे है तो ये जितना स्पीड से इधर आएगा वो उतना स्पीड से इधर भी आएगा. कहने का मतलब है मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर. ये जितना वेलोसिटी से जाएगा उतना वेलोसिटी से ये भी आएगा. बट एक डिफरेंस है कि ये अगर राइट मूव करता है तो ये लेफ्ट मूव करेगा, और अगर ये अवे मूव करता है तो ये भी अवे मूव करेगा. मतलब अगर ये लेफ्ट मूव करता है तो ये राइट मूव करता है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए एक माइनस साइन आएगा. क्या आएगा? माइनस साइन. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर. तो इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर. अगर तुम देखोगे तो ठीक ठाक करोगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. मैं डायरेक्ट किया हूं, तुम लोग करके देखो, एक ही बात है, रीअरेंज करो, ऐसे ही आएगा. ठीक, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. दीस आर ऑल ऑन बेसिस ऑफ ग्राउंड, ऑन बेसिस ऑफ ग्राउंड. अच्छा, ये कौन से किसके लिए ये फॉर्मूला लगाएगा? ये फॉर्मूला लगाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए. किसके? मिरर के. अगर बोलता हूं कि मिरर, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और मिरर ऐसा, देखो थोड़ा केसेस देख लो. ये लास्ट टॉपिक है प्लेन मिरर का, आज यहीं पे खत्म करेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते. ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी इधर ही होगा, मिरर एस पे, बट मैं मिरर को ऐसे चला दिया, ये आप वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. जब देखो मिरर ऐसे मूव करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर ऐसा मिरर है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और तो इमेज डिस्टेंस यहां होगा, मैं मिरर को एक्सटेंड कर सकता हूं इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, तो ये डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आता है. मिरर अगर ऊपर भी मूव करेगा तो इससे कोई इस डिस्टेंस में और इस वेलोसिटी में डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा. बट जब ऑब्जेक्ट ऐसा हो, मिरर ऐसा हो, इमेज ऐसा हो, और अगर मिरर ऐसा मूव कर रहा है तब चेंजेस आएगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस परपेंडिकुलर मोशन. माइंड इट. ठीक है ना? अब मान लो एक चीज कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट ऐसा है. ठीक है ना? ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसे ही होगा. ये वाला पोर्शन, ये जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है,
ये वेलोसिटी ऑफ एच ऐसे निकालोगे, एंड ये जो वेलोसिटी ऑफ इन दिस डायरेक्शन, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इन वाई डायरेक्शन ले रहा हूं, ये एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ठीक, और ये जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द वाई डायरेक्शन, दिस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द वाई डायरेक्शन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फर्क पड़ेगा जब ये भी मूव कर रहा है, ऐसा है ना। या तो फिर मिरर का ऐसा ले लो, ऐसा ले लिया तो क्या होगा, मिरर का यही फैक्टर इफेक्ट करेगा, ये फैक्टर तो इफेक्ट ही नहीं करेगा। ध्यान रखना क्वेश्चन करते वक्त, क्लियर, ऐसा होना चाहिए। कोई डाउट? मैं प्रॉब्लम्स नहीं कराया इसके रिलेटेड, ये प्रॉब्लम तुम लोग करोगे खुद से, क्वेश्चन कोई भी बुक ले लो, और ऐसे तो मैं कराऊंगा ही प्रॉब्लम्स, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, क्रैश कोर्स का, ठीक है ना। क्या समझ में आया? थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक। प्लेन मिनट्स का क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सेक्शन कराऊंगा, उस तरह न्यूमेरिकल सेक्शन कराऊंगा, बता रहा हूं मैं। कॉपी पेज, कॉपी पेन, आई मीन पेज पेपर, उस तरह, ठीक है ना। वीडियो में मतलब बोर्ड में नहीं, बोर्ड में दिक्कत हो जाता है क्वेश्चन लिखना, टाइम वेस्ट, ठीक है। चलो इतना सा अच्छी तरह रिवाइज करो, कोई भी किताब है उसका उससे क्वेश्चंस करो, फिर डाउट पूछो। इज दैट क्लियर? चलो थैंक यू।